नमस्कार। स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। और आज हमारे इस विशेष प्रोग्राम में जो विशिष्ट हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं 2022 की यूपीएससी टॉपर रैंक होल्डर डॉक्टर दीक्षा जोशी। आज इनसे बात करेंगे कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, हिंदुस्तान के सभी युवाओं का सपना होता है कि एक बार वो ज़रूर उसमें बैठें और पास हों। कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है, कौन कौन से ऐसे जो सफलता के सूत्र हैं जिस पे आगे चल करके इस सफलता को हासिल किया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पे बहुत गहनता से विस्तार से बातचीत करेंगे डॉक्टर दीक्षा जोशी से। तो चलते हैं आपको सीधे लेकर के डॉक्टर दीक्षा जोशी के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बधाई हो आपको इस देश के अत्यंत सम्मानित और सबसे कठिन परीक्षा को पास करने के लिए। आप पूरे उत्तराखंड का गौरव है और पूरे देश की ये परीक्षा होती है, इसको आपने इसमें सफलता हासिल की है। आगे चल करके देश का भविष्य संवारने में आप अपना योगदान देंगी, तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो दीक्षा जी, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जैसा हमने कहा डॉक्टर दीक्षा जोशी, आपने एमबीबीएस पूरा करके फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आपका आना हुआ, तो ये जो रुझान है, ये रुचि है, ये कब पैदा हुई? एक हमेशा से एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल तो दिमाग में था, बिकॉज मैं पिथौरागढ़ से आती हूँ, तो एक छोटा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे एक पोजीशन ऑफ मैजिस्ट्रेट को हमने हमेशा आइडियलाइज़ किया है। बट फाइनल एक अल्टीमेट डिसीजन जो एग्ज़ाम की तैयारी करने का था वो 2018 के टाइम पे आया था, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी। तो जब मैं गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में थी, तो वहाँ पे कुछ हेल्थ केयर डिलीवरी को रिलेटेड जो भी चैलेंजेस मुझे उस टाइम पे देखने को लगे, तो मुझे लगा कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँ तो मैं थोड़ा सा बेटर कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो वहीं से एक मोटिवेशन लेके फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो दीक्षा जी, जैसे आपने एमबीबीएस किया, वो भी देश की एक बहुत ही रेप्यूटेड सेवा प्रोफेशन माना जाता है और बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, और उसमें सब चीज़ें मिल जाती हैं जो आजकल के लोगों को चाहिए होती है। यश भी मिलता है और पैसे भी बहुत मिलते हैं। एक बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं आकर्षक प्रोफेशन है, और उसमें सेवा का जो भाव है वो भी कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है धरती पे। तो उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो आने का फैसला था, मैं चाहता हूँ कि ये कैसे किया आपने? नो डाउट कि मेडिसिन जो है वो एक खुद में, जैसा आपने कहा, एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है उस सर्विस में और सेटिस्फैक्शन भी है। लेकिन जब मैं इंटर्नशिप में थी तो वहाँ पर जो मुझे चैलेंजेस दिखे, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स थी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टर्स की उतनी अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारा रिसोर्स हम सही से नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की हैं रिलेटेड टू हेल्थ, उनके लिए उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो पॉलिसीज़ उतने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँ तो मैं इस कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ इस चीज़ को इम्प्रूव करने में, और इस मोटिवेशन के साथ फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपनी। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था दीक्षा जी, क्योंकि इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, बहुत मेहनत वाले क्षेत्र हैं, और जब आदमी इसमें पढ़ने जाता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन में या प्रशासनिक सेवाओं में आना होता है तो सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नई हो जाती हैं, तो उसको मेंटेन करना, उसको कवर करना, ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए? आई थिंक मेहनत तो मुझे लगता है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं तो हर जगह अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेहनत तो करनी पड़ती है। मेडिसिन से यूपीएससी की तैयारी में थोड़ा सा ट्रांजिशन था कि जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं वो पहले क्लास 10th के बाद उनसे काफ़ी टच छूट चुका था, तो वो थोड़ा सा एक चेंज था कि प्रिपरेशन में किस तरीके से उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। बट वो मुझे लगता है विद टाइम, जैसे जैसे आप धीरे धीरे बुक्स को पढ़ते रहते हैं और अपना प्रिपेयर करते हैं, तो वो विद टाइम आप डेवलप कर लेते हैं वो स्किल्स भी। दीक्षा जी, जैसे जो बच्चे बहुत शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए इन सर्विसेज में जाना काफ़ी आसान होता है। बहुत बार बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड का बच्चा, बैकग्राउंड इन द सेंस एजुकेशन में, शिक्षा में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, कमज़ोर है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वो भी जाना चाहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे कि वो कैसे जाएं इस क्षेत्र में? फिर इसमें मुझे लगता है कि आपका जो पिछला बैकग्राउंड है वो नहीं डिटरमाइन करता है कि आपका इस एग्ज़ाम में सक्सेस होगा या नहीं होगा, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे पुराने टॉपर्स भी रहे हैं जिनका स्कूल कॉलेज में शायद परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, पर यूपीएससी में उन्होंने काफ़ी अच्छा रैंक हासिल किया है।
तो इसमें एक सिंपल मैसेज यही होगा कि जब भी आप प्रिपरेशन करने का डिसाइड करें तो एक फोकस के साथ अपना प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम की डिमांड को समझते हुए पिछले किसी भी चीज़ का बर्डन ना लें, जो भी अब आप आगे प्रोसेस करने वाले हैं उसमें एक डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई करें तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यूपीएससी को लेकर के बहुत सारे मिथक भी हमारे देश में हैं और बहुत बार जो लोग इसमें जाना चाहते हैं इन मिथकों से ही डर के वो जाते नहीं हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो सोचते हैं और कहते हैं कि अब बहुत लंबी इसका विषय है और बहुत लंबा सिलेबस है और हम फर्स्ट क्लास भी नहीं हैं, तो हम कैसे इसको जो है ब्रेक कर पाएंगे। तो क्या आपको भी ऐसा लगा, ऐसे कुछ मिथक्स आपने भी जाने के पहले सुने और फिर जब आप वहाँ गई क्या वो मिले, और मिले तो फिर आपने उन्हें कैसे तोड़ा? सर मुझे लगता है कि यूपीएससी की तैयारी के बारे में काफ़ी सारे जो मिथ्स जैसे आप बोल रहे हैं वो हैं प्रेवलेंट, लेकिन जब आप प्रिपरेशन के फेज़ में आते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी बातें सच नहीं है। जैसे कुछ बातें बोली जाती हैं कि आपको 17 से 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, पर मुझे ऐसा लगा और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि अगर आप साल भर में कंसिस्टेंटली रोज़ 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करें तो भी आप एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ करना होता है, बट ओवरऑल आप उस तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली कि आपका पिछला बैकग्राउंड कैसा है या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड डिटरमाइन करता है। मुझे लगता है कि यूपीएससी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले आपके जो भी बैगेजेस, बर्डन है, उनको आप छोड़ दें जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं और एक फोकस के साथ अपना प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में सक्सीड कर सकते हैं। ऐसा कोई चैलेंज मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। दीक्षा जी, आप पिथौरागढ़ से आती हैं, छोटी जगह है, दुर्गम भी जगह है क्योंकि वहाँ सुविधाओं का भी बहुत अभाव है। हालांकि इधर आप देखें तो एक नया ट्रेंड चला है, जो बड़े बड़े शहर पहले यूपीएससी के लिए बहुत सुटेबल माने जाते थे कि वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होता है और प्रायः वहाँ के बच्चे भी बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब पिथौरागढ़ जैसे जगह से भी बच्चे आने लगे। इसी तरह से देश के जो नए नए बहुत छोटे छोटे शहर हैं उनके बच्चे भी बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड का, किसी छोटी जगह से होने का कितना नफ़ा नुकसान होता है इस क्षेत्र में? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी उन बच्चों को जो थोड़े रूरल एरिया से आते हैं, जैसा आप बोल रहे थे। पर मैंने जो अपनी पूरी एग्ज़ाम की तैयारी थी वो पिथौरागढ़ में रहकर ही करी है। तो इनफैक्ट मैंने अपना प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था वो भी मेरा सेंटर अल्मोड़ा था, तो मैंने वहीं पर रहकर उसको दिया। तो मुझे लगता है आज के टाइम में जितना इंटरनेट आपके पास है, उस तरीके की आपके पास फैसिलिटीज़ हैं कि आपको जो भी हेल्प प्रिपरेशन के लिए चाहिए तो आप वो उस तरीके से गूगल करके, यूट्यूब की हेल्प से ले सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको टेस्ट सीरीज़ या रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो समहाउ आप उस तरीके की कनेक्टिविटी, जो रिसोर्स आपके पास है, उसको जितना बेहतर यूज़ कर सके, अगर आप उस तरीके से अपने प्रिपरेशन को अलाइन करें तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको दिल्ली या फिर किसी बड़े मेट्रो शहर में जाकर ही अपनी यूपीएससी की तैयारी को करना पड़ेगा। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें, अभिभावक की बात करें, बहुत बार क्या होता है कि हमारा देश, जिसको कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, जिसका कल्चर ही एग्रीकल्चर है, तो ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं, वो करोड़ों की संख्या में हैं, जो फाइनेंशियली इतनी नहीं सपोर्टिव होती अपने बच्चों के लिए, वो सपोर्ट कर सके या अफोर्ड कर सके। और सपोर्ट तो सभी फैमिली करना चाहती है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फैमिली बैकग्राउंड का इसमें कितना रोल होता है? सर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत कई बार बच्चों को लगता है कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है तो उनको थोड़ी सी परेशानी खुद से महसूस होती है। इसमें मेरा सजेशन जो रहेगा कि आपके पास जितना भी रिसोर्स है आप उसको एक सही तरीके से यूज़ करें। जैसे कि एक इंटरनेट की फैसिलिटी जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, तो इंटरनेट का रेट आजकल काफ़ी कम है, तो आप एक इंटरनेट पैक को यूज़ करके काफ़ी सारी जो ऑनलाइन बुक्स हैं, फ्रीली अवेलेबल यूट्यूब वीडियोस हैं, अपनी तैयारी में उस तरीके की प्रिपरेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी भी है तो मुझे लगता है कि क्लासरूम प्रोग्राम आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप वहाँ पैसा ना लगाकर सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ सिंपल प्रोग्राम में एनरोल कर लें। तो अगर आप सिर्फ उतना भी करेंगे और वहाँ पर अपना फीडबैक लेंगे तो बहुत मिनिमल रिसोर्स भी अगर आप यूज़ करेंगे और बट उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट यही होगा कि जितना भी फ्री रिसोर्स है, क्योंकि आजकल बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, यूट्यूब है, वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है, तो उसको आप यूज़ करें, वो सबसे बेस्ट एडवाइस होगा। प्रशासनिक सेवाओं की बात करें तो इसके इतिहास की अगर बात करें तो जिस तरह से इंपीरियल सिविल सर्विसेज हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, फिर वो
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई, और पूरे दुनिया में खासकर जो ब्यूरोक्रेसी में सुधार की बात बहुत की जाती है, और कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को पब्लिक ओरिएंटेशन इसका और भी होने की ज़रूरत है। अब तो आप इस क्षेत्र में कदम रख रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस परीक्षा को जब आपने ब्रेक किया है तो आपने बहुत बार पढ़ने के बाद ये सोचा होगा कि इसमें इसका जो पब्लिक ओरिएंटेशन है, जनोन्मुखी इसको किस तरह से बनाया जाए, तो इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? सर ये पहले शायद थोड़ा सा चैलेंज था, स्पेशली जब हम इम्पीरियल जिसकी आप बात कर रहे हैं, तब हम जो हमारे सिटीजन्स होते थे उनको सिटीजन्स ना समझ के ब्रिटिश उनको एक सब्जेक्ट समझा करते थे, तो उस तरीके का एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है और इनफैक्ट आज के टाइम में, तो हम सिटीजन्स को हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं। हमारा मोटिवेशन ऑब्जेक्टिव भी सिटीजन फर्स्ट ही हमेशा से रहा है। जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी को इम्प्रूव करने की बात है, तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अब आ रहे हैं, जैसे कि हम ई गवर्नेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डेटा फॉर्म में आ रही हैं। जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ सके उसके लिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने मिशन कर्मयोगी करके जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो जितना भी सिटीजन सेंट्रिक होने की कोशिश है वो हम जहाँ पे भी लग रहा है कि चैलेंजेस हैं और डिलीवरी उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली एक कोशिश कर रही है एंड बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, एंड आई एम श्योर कि जितना जैसे टाइम इंक्रीज होते रहेगा चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होती रहेंगी। दीक्षा जी, जैसा कि आप मेडिकल क्षेत्र में काम करने के बाद और फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ गई, बीच में ये ट्रेंड चला बहुत तेज़ी से, जो बच्चे थे वो आईआईटी करके या आईआईएम करके या एमबीबीएस एमएस करके फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन में चले आते थे। बीच में भारत सरकार में इस पर बहुत गंभीर चर्चा भी शुरू हुई, कुछ लेख भी ऐसे आए कि सरकार ये विचार कर रही है कि कुछ एक ऐसा बैरिकेड लगाया जाए, क्योंकि जो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स होते हैं, आईआईटीएन होते हैं, उन पर भारत सरकार का एक बड़ा पैसा और समय संसाधन खर्च होता है, और बाद में जब वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले आते हैं तो शायद वो अपना उस क्षेत्र में जो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है सरकार का वो रिकवर नहीं होता है। तो इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं, या कितना सही है? सर आई थिंक जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जैसा मेरा मेडिकल में एक्सपर्टीज़ है, तो मुझे लगता है कि वो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है। अभी जैसे कोविड हुआ तो हमें लगा कि एक स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड नॉलेज हमें शायद बेहतर चाहिए थी उस टाइम पे मैनेजमेंट के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड अलाइंड प्रोफेशनल्स भी अगर सिविल सर्विसेज की तरफ आते हैं, तो जो भी उनकी नॉलेज है उस नॉलेज को हम यूज़ कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में, और मुझे ऐसा लगता है कि उनसे शायद चीज़ें और ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव हो पाएंगी जो अभी प्रॉब्लम्स हैं। चलिए, बहुत सारी थियोरेटिकल बातें आपसे कर ली, अब थोड़ा आपके इस संघर्ष के बारे में, जो भी आपने एमबीबीएस के बाद जो समय आपने सिविल की प्रिपरेशन में लगाया, वो किस तरह से आपने उसे फेस किया, और कौन कौन से ऐसे दौर आपने देखे जब आपको लगा कि नहीं अब नहीं हो सकता या बहुत टफ है, कठिन है, और फिर भी कौन सा ऐसा मोटिवेशन था जो आपको लगाए रखा कि नहीं मुझे तो ब्रेक ही करना है? सर आई थिंक इसमें एक तो मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, क्योंकि 3 साल का मेरा पूरा प्रोसेस था इस एग्ज़ाम के लिए। तो एक तो अगर लो फेजेस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लो फेज़ था जब सेकंड अटेम्प्ट के बाद प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, तो तब एक बार को लगा था कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए और शायद इतना कैलिबर नहीं है एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो मुझे लगता है उस टाइम पे राइट लोगों का सपोर्ट, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे भाई हों, टीचर्स हों जो साथ में थे, तो उस तरीके से जब उन लोगों ने मोटिवेट किया और एक अपना एक ऑब्जेक्टिव जो हमेशा से दिमाग में था कि कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, तो वही सब चीज़ें याद करके फिर से एक बार दोबारा प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, सभी लोगों की हेल्प से एनालाइज किया कि क्या गलतियाँ हुई थी, तो उस तरीके से फिर एक बार दोबारा से प्रिपरेशन में आए और उसका एक अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो इसमें मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब इसको देखेंगे तो मोटिवेट होंगे कि जब आप बहुत निराश हो जाती थी तो कौन ऐसे लोग होते थे, वो आपके दोस्त भी हो सकते, माता पिता, सगे संबंधी भी हो सकते, जो आपको मोटिवेट करते थे, एक तरह से जो आपकी ऊर्जा छीड़ हो जाती थी, वो फिर से आपको आप में ऊर्जा भरते थे कि नहीं आप कर सकती हैं? सर आई थिंक मेरे साथ तो मोस्टली फैमिली का ही सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है। तो मेरे घर पे मम्मी पापा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे। मेरे भाई ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है प्रिपरेशन के लिए। कुछ एक आध मेंटर्स थे जिनके साथ में जिनके प्रोग्राम में एनरोल्ड थी, तो उनसे भी कभी कभी डिस्कशन हो जाता था। तो ये लोग ही थे जो साथ में थे प्रिपरेशन के फेज़ में, और जब भी कोई लो फेज़ आता था तो डिपेंडिंग की एकेडमिक सपोर्ट चाहिए या इमोशनल सपोर्ट, तो उन लोगों से बात कर लेते थे, तो उससे थोड़ा सा एनर्जी आ जाती थी दोबारा से प्रिपरेशन करने के लिए। एक ज़रूरी बात शायद आपने बोला भी लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जब आप एमबीबीएस कर चुकी और फिर आप इंटर्नशिप करने लगी
क्योंकि आपको फुल्ली सर्विस का मौका नहीं मिला, फिर आप इधर आ गई। तो कौन सा ऐसा क्षण था जब आपको लगा कि यार मैं गलत जगह आ गई हूँ, या मैं इससे और बेहतर सर्विस जो है देश को दे सकती हूँ? कब ऐसा हुआ, कब आपको फील हुआ है? सर गलत तो कभी नहीं लगा। मेडिसिन तो मुझे लगता है आज भी मेरे बहुत क्लोज है, और मैं हमेशा चाहूँगी कि अपनी तरफ से जो भी मैं मेडिकल फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकूँ, चाहे प्रो बोनो सर्विस हो, उस तरीके से कुछ भी हो, तो वो हमेशा मैं करने में इंटरेस्टेड रहूँगी। लेकिन जो एक शिफ्ट था वो इसीलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि जो अभी हेल्थ केयर में जो मेरे सामने जो मुझे गवर्नमेंट सेटअप में चैलेंजेस दिखे, वो मुझे लगा कि ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, और एज अ डॉक्टर शायद मैं एक दिन में जितने भी 50 to 100 पेशेंट्स देखूंगी तो सिर्फ उन्हीं की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊंगी। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को बेटर इंप्रूव कर सके, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थ्रू करवा सके, उनको बेटर इम्प्लीमेंट करके, तो उससे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेटर इंप्रूव होगा। और यही सोच के फिर मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। दीक्षा जी, आप उत्तराखंड से हैं, और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो आलोचना इस राज्य में होती जिस सर्विस की, वो है मेडिकल, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल का जो नेटवर्क है बेहद कमज़ोर है। और उसके कई सारे कारण हैं, सरकार भी बहुत सारे कारण बताती है कि दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पे आज भी कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो सड़कें उतनी अच्छी नहीं है। अब बहुत जगह सड़कों पे, मुख्य सड़क पे आने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल चलना होता है। तो अब आप एक डॉक्टर होती तो जाहिर सी बात है, एक दिन ओपीडी में आप 300, 200, 500 लोगों को देखती, लेकिन आप जब एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे होंगी तो पॉलिसी मेकिंग करेंगी, उसको इम्प्लीमेंट करेंगी, तो लाखों लोगों के जीवन पे प्रभाव डालेगा। तो अगर आपको उत्तराखंड में काम करने का मौका मिलता है एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सर अगर आई थिंक मेडिकल फील्ड की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से हम अपने उसको ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला तो ये रहेगा कि जो अभी हमारे पास रिसोर्स है उसको हम सही तरीके से यूज़ करें। तो जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास हैं तो उसमें हम इंटरनेट का यूज़ करके टेली मेडिसिन के थ्रू एटलीस्ट जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक तरीका जो हम एक सर्विस एरिया अप्रोच, अगर हम एक नया इनोवेटिव तरीका सोचें कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं उनको हम एज एन अटैचमेंट एडजेसेंट एरियाज़ में वंस अ वीक या फिर हफ्ते में 2 बार करके उनको कैंप्स के थ्रू वहाँ पर उस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा मुझे लगता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे अगर हम फोकस करें, जैसे कि जो महिलाएं हैं अनीमिया की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर हम आयरन कैल्शियम उनको सही तरीके से पहुँचा सकें, तो एक तो ये अप्रोच रहेगा जिस तरीके से हम जो अभी रिसोर्स है उसको बेहतर करके अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। दूसरा मुझे लगता है एक जो अभी आपने बोला कि जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उसको अगर हम इम्प्रूव कर सके, जैसे कि हमारी रोड कनेक्टिविटी है या फिर एयर कनेक्टिविटी है जो कि पहाड़ों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस तरीके से एक हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो उससे एक जो अभी दिक्कत आती है कि अफोर्डेबिलिटी बहुत प्रॉब्लम है, कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सिर्फ हॉस्पिटल के इलाज का खर्च नहीं बल्कि वहाँ रहने खाने पीने का वो सब चीज़ें भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं लोगों के लिए। तो अगर हम उस तरीके से एक एंगल बनाएं कि हम कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, तो हॉस्पिटल्स अगर उनके पास जा पाएंगे तो वो एक तरीके से हम वहाँ पे हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे डॉक्टर्स भी इंटरेस्टेड होंगे जो पहाड़ी एरियाज़ में आके सर्व करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये दो ब्रॉड पैरामीटर्स मैं अभी देखती हूँ जहाँ से हम अपने हेल्थ सिस्टम को स्पेशली उत्तराखंड जैसे स्टेट में इम्प्रूव कर सकते हैं। पिताजी आपके जो है फुल टाइम राजनेता या समाज सेवी कह सकती हैं। इसकी मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी है। बहुत बार राजनेताओं के बच्चे जो है राजनीति में भी आ जाते हैं, और ऐसे भी उदाहरण हैं आप जैसे लोग कि मेडिकल से प्रशासनिक क्षेत्र में भी आ जाते हैं। तो कभी आपको नहीं लगा, क्योंकि क्या है राजनीति में ग्लैमर भी बहुत है, और आपके पिताजी बड़े राजनेता भी रहे, प्रदेश के बड़े पुराने राजनेता रहे हैं, तो कभी आपको वह वाला जो ग्लैमर होता है राजनीति वाला, उसने कभी अट्रैक्ट नहीं किया? सर आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों का एंड गोल जो है वो पब्लिक वेलफेयर है, लोगों की सेवा करना है, समाज को एक बेहतर बनाना है, ये दोनों का ही एंड गोल है। मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी इनहेरेंट टेंडेंसीज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा बेहतर सूटेड हैं। जिस तरीके से मैं काम करूँगी मैं शायद एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर देश के लिए अपनी सेवाएं और बेहतर तरीके से दे पाऊँगी। तो पॉलिटिक्स में कभी इतना इंटरेस्ट आया नहीं, मुझे लगा एडमिनिस्ट्रेशन ही है जहाँ पर मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी इस देश को बेहतर बनाने में। चलिए दीक्षा जी, बहुत सारी बातें कर ली। आपने वह एग्ज़ाम पास किया है, वह सफलता अर्जित की है जिसका देश के लाखों करोड़ों युवा सपना देखते हैं। सफलता का अगर श्रेय देना हो चंद शब्दों में तो किसे देना चाहिए?
सर आई थिंक श्रेय तो मैं अपने पेरेंट्स को ही दूंगी और अपने भाई को, क्योंकि इतना ज़्यादा मोटिवेशन उन्होंने हमेशा दिया है। सिर्फ आज की बात नहीं है, शुरू से ही, बचपन से, जब हर कोई छोटी बड़ी चीज़, बिकॉज मुझे लगता है कि ये तो एक एंड रिजल्ट है जो इतने सालों की मेहनत है उसका एक निकल के आया है एंड में। तो मुझे लगता है कि यही लोग हैं जो हमेशा साथ रहे हैं, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी फेलियर हो, कोई बड़ा सक्सेस हो, तो हमेशा साथ दिया है। तो यही लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं इस स्टेज तक पहुंच पाई हूँ। चलिए दीक्षा जी, आप हमारे शो में आई, हमको अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने भविष्य की योजनाएं भी बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर दीक्षा जोशी जी बातचीत कर रही थी, जिन्होंने 2022 में यूपीएससी के अंडर 20 में अपना स्थान बनाया, विश्व स्थान पर रही पूरे देश भर में, और उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से ये सफलता हासिल की जाती है, कौन कौन से हर्डल्स और कठिनाइयाँ आती है और उन पर किस तरह से विजय पाई जा सकती है। अगले हफ्ते मिलेंगे हम ऐसी ही किसी अन्य शख्सियत के साथ। अब तक आप देखते रहिए फेस टू फेस।